आज का हमारा टॉपिक है इब्राहिम लोदी। 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी ने शासन किया। तो चलिए आज हम उनके बारे में जानेंगे। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का तीसरा एवं अंतिम सुल्तान था। उसने 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने दरबार में सभी अमीरों को बुलाकर अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। उसने अपने बड़े शहजादे इब्राहिम लोदी को दिल्ली तथा आगरा का क्षेत्र तथा छोटे शहजादे जलाल लोदी को जौनपुर तथा कालपी के क्षेत्र दे दिए। उसके इस विभाजन को अमीरों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह विभाजन दोनों शहजादों में गृहयुद्ध टालने के उद्देश्य से किया गया था। परिणाम स्वरूप इब्राहिम लोदी ने 21 नवंबर 1517 ईस्वी को दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस अवसर पर उसने इब्राहिम शाह की उपाधि को धारण किया। दूसरी ओर जलाल खान ने कालपी में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा जलालुद्दीन की उपाधि को धारण किया। आगे हम इब्राहिम लोदी की सफलताओं के बारे में पढ़ेंगे। इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस समय के दौरान उसने निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त की। नंबर 1 है जलाल खां के विद्रोह का दमन। इब्राहिम लोदी जलाल खां को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और शत्रु मानता था, अतः वह उसका अंत करना चाहता था। इस उद्देश्य से इब्राहिम लोदी ने उसे 2 बार आगरा बुलाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। इसी समय इब्राहिम लोदी ने आज़म हुमायूं को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आज़म हुमायूं, जो कि इब्राहिम लोदी से रुष्ट था, अपना सैनिक अभियान बीच में ही छोड़कर जलाल खां से जा मिला। दूसरा, जलाल खां ने आज़म हुमायूं के पुत्र फतेह खां को अपना वजीर नियुक्त किया था। इब्राहिम लोदी ने इसे सहन करने को तैयार नहीं था। तीसरा, जलाल खां ने आज़म हुमायूं के साथ मिलकर अवध के शासक सईद खां पर आक्रमण कर दिया। संकट के समय में सईद खां ने सुल्तान इब्राहिम लोदी से सहायता की अपील की। इब्राहिम लोदी, जो इसी स्वर्ण अवसर के प्रतीक्षा में था, फौरन एक विशाल सेना लेकर जलाल खां एवं आज़म हुमायूं के विरुद्ध चल पड़ा। यह समाचार पाकर आज़म हुमायूं ने जलाल खां के पक्ष को त्याग दिया तथा पुनः इब्राहिम लोदी से जा मिला। अतः जलाल खां ने कालपी वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी। इब्राहिम लोदी की सेना ने उसका पीछा किया एवं कालपी के दुर्ग में घेर लिया। शीघ्र ही जलाल खां पराजित हो गया, किंतु वह वहां से भागने में सफल रहा। उसने ग्वालियर में जाकर शरण ली, किंतु जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना ग्वालियर के निकट पहुंची, वह वहां से भागकर मालवा तथा फिर गढ़कंटका की ओर बढ़ा। गढ़कंटका के शासक ने जलाल को गिरफ्तार कर सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास भेज दिया। इब्राहिम लोदी ने उसे झांसी के दुर्ग में भेज दिया, किंतु मार्ग में इब्राहिम लोदी के आदेश पर जलाल खां की हत्या कर दी गई। इस प्रकार गृहयुद्ध का अंत हुआ तथा इब्राहिम लोदी राज्य का निर्विवाद सुल्तान बन गया। दूसरा है ग्वालियर की विजय 1517 से 18 ईस्वी। जलाल खां से निपटने के पश्चात इब्राहिम लोदी ने अपना सर्वप्रथम ध्यान ग्वालियर की ओर दिया। इसके 3 कारण थे। प्रथम, इब्राहिम लोदी के पिता सुल्तान सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के अनेक प्रयास किए थे, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इब्राहिम लोदी अपने पिता के छोड़े इस अधूरे कार्य को पूर्ण करना चाहता था। दूसरा, इस समय ग्वालियर के शक्तिशाली शासक मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसका पुत्र विक्रमाजीत एक दुर्बल शासक था। इब्राहिम लोदी इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। तीसरा, ग्वालियर के शासक ने इब्राहिम लोदी के विरोधी जलाल खां को अपने यहाँ शरण दी थी। इब्राहिम लोदी इसे सहन करने को तैयार नहीं था, अतः उसने ग्वालियर की विजय के उद्देश्य से एक विशाल सेना को 1517-18 ईस्वी में भेजा। यद्यपि ग्वालियर के शासक ने सेना का बहादुरी से सामना किया, किंतु अंत में पराजित हुआ। विक्रमाजीत ने इब्राहिम लोदी से संधि कर ली एवं उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इब्राहिम लोदी ने उसे शमशाबाद का शासक नियुक्त किया। यह इब्राहिम लोदी की एक महान विजय थी तथा जिसने उसको अपनी सैनिक शक्ति के विषय में अति विश्वस्त कर दिया। तीसरा है मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध। इब्राहिम लोदी ग्वालियर की विजय से बहुत
प्रोत्साहित हुआ, अतः उसने 1518 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करने का निर्णय किया। यह इब्राहिम लोधी की एक भयंकर भूल थी। उस समय मेवाड़ राजपूतों का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस पर उस समय राणा संग्राम सिंह अथवा राणा सांगा का शासन था। वह अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इब्राहिम लोधी की सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में राजपूतों ने वीरता के वे जौहर दिखाए कि शाही सेना को नानी याद आ गई। उसे एक भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। इसने युवा सुल्तान की शक्ति एवं गौरव को गहरा आघात पहुंचाया तथा इसने उसके साम्राज्य के विभिन्न अंगों में विद्रोहों की शुरुआत की। चौथा है अमीरों का दमन। सुल्तान इब्राहिम लोधी ने बहलोल लोधी एवं सिकंदर लोधी के उलट दमन की नीति को अपनाया। इस समय अमीर बहुत अहंकारी एवं स्वार्थी हो गए थे। वे सुल्तान की आज्ञाओं की अवहेलना करने लगे थे। वे अपने स्वार्थी हितों के लिए षड्यंत्र रचने एवं कुटिल चालें चलने में व्यस्त रहते थे। वे सुल्तान को अपना स्वामी न समझकर अपना साथी समझते थे। इब्राहिम लोधी इस स्थिति को सहन करने को तैयार नहीं था। वह सुल्तान की श्रेष्ठता का पक्षपाती था। वह कहा करता था कि सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता और समस्त व्यक्ति उसके अधीन होते हैं। उसने अमीरों के लिए कुछ नियम बनाए जिनका पालन करना प्रत्येक अमीर के लिए अनिवार्य था। उसने अमीरों को राज दरबार में हाथ जोड़कर खड़े रहने के लिए बाध्य किया। वे सुल्तान के समक्ष दरबार में कोई आसन ग्रहण नहीं कर सकते थे। सुल्तान की आज्ञा की अवहेलना करने वाले अमीरों को कठोर दंड दिए जाते थे। इन कठोर नियमों के कारण अमीरों में सुल्तान के प्रति अविश्वास तथा असंतोष फैला। उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया तथा कुछ प्रभावशाली अमीरों ने विद्रोह कर दिए। ये विद्रोह दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुए। उसके वास्तविक सुल्तान बनने तथा अपनी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वालों को निर्ममतापूर्वक दंड देने की नीति ने उन्हें विद्रोही बना दिया। इस प्रकार स्वयं उसने सल्तनत की नींव को खोखला किया और अपनी जीवन तथा सिंहासन से हाथ धोए। पांचवा है आजम हुमायूं का दमन। आजम हुमायूं प्रथम ऐसा अमीर था जिसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध विद्रोह किया। वह ग्वालियर के विरुद्ध भेजे गए सैनिक अभियान को बीच में ही छोड़कर जलाल खां से जा मिला था। बाद में वह जलाल खां का पक्ष छोड़कर पुनः सुल्तान के पक्ष में हो गया था। इसके बावजूद सुल्तान उसके विश्वासघात के कारण उससे बदला लेना चाहता था। अतः उसने अवसर पाकर आजम हुमायूं एवं उसके पुत्र फतेह खां को कारागार में डाल दिया था। शीघ्र ही आजम हुमायूं की कारागार में मृत्यु हो गई। उस समय यह अफवाह फैली थी कि सुल्तान के आदेश पर ही उसका वध किया गया है। अमीरों ने सुल्तान के इस कार्य को अनुचित समझा। छठा है इस्लाम खां का विद्रोह। इस्लाम खां आजम हुमायूं का दूसरा पुत्र था। इस समय वह कड़ा तथा मानिकपुर का सूबेदार था। वह इब्राहिम लोधी से अपने पिता के वध का बदला लेना चाहता था। इसी समय इब्राहिम लोधी ने इस्लाम खां को उसके पद से हटा दिया था। इस घटना ने अग्नि में घी डालने का कार्य किया। अतः उसने कुछ अन्य अमीरों के साथ मिलकर इब्राहिम लोधी के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। यह सबसे भयंकर विद्रोह था। उसने राजकोष पर अधिकार कर लिया और एक बड़ी सेना लेकर आगरा पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान इब्राहिम लोधी इसे सहन करने को तैयार नहीं था। अतः उसने अहमद खां के अधीन एक सेना को इस्लाम खां के विरुद्ध भेजा, किंतु इस सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। अतः सुल्तान ने एक अन्य सेना को गाजी खां नूहानी, दरिया खां नूहानी तथा शेखजादा फारमूली के नेतृत्व में इस्लाम खां के विरुद्ध भेजा। दोनों पक्षों में एक भयंकर युद्ध हुआ। इसमें दोनों ओर से बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। युद्ध का मैदान सैनिकों के खून से लाल हो गया। इस युद्ध में अंत में इस्लाम खां पराजित हुआ और वह युद्ध स्थल में मारा गया। निस्संदेह यह इब्राहिम लोधी की एक बड़ी सफलता थी। सातवां है मियां हुसैन फारमूली का अंत। मियां हुसैन फारमूली इब्राहिम लोधी का एक प्रसिद्ध अमीर था। इब्राहिम लोधी ने जिस समय मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय मियां हुसैन फारमूली अपने कुछ सैनिकों के साथ राणा सांगा से जा मिला था।
इस विश्वासघात के बावजूद इब्राहिम लोधी ने उसे क्षमा प्रदान की थी। उसे चंदेरी का शासक नियुक्त किया गया। यह इब्राहिम लोधी की एक चाल थी। जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने मियाँ हुसैन फार्मूले का वध करवा दिया। 8वां है मियाँ भोवा का अंत। मियाँ भोवा सुल्तान इब्राहिम लोधी का वज़ीर था। वह अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वह सुल्तान के आदेशों का उचित ढंग से पालन नहीं करता था, अतः इब्राहिम लोधी ने उसे पद से न हटाकर कारागार में डाल दिया था। इसका कोई औचित्य नहीं था। शीघ्र ही मियाँ भोवा की मृत्यु हो गई। अमीरों को यह आशंका थी कि सुल्तान द्वारा उसका वध करवा दिया गया। 9वां है बाबर का आक्रमण 1526 ईस्वी। दौलत खां लोधी पंजाब का सूबेदार था। उसे इस पद पर 1500 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोधी ने नियुक्त किया था। वह सिकंदर लोधी के शासनकाल में पूर्ण रूप से उसके प्रति वफादार रहा। सुल्तान इब्राहिम लोधी के शासनकाल में दौलत खां पंजाब में अपने 3 पुत्रों गाजी खां, हाजी खां तथा दिलावर खां के सहयोग से स्वतंत्र होने के स्वप्न देखने लगा था। इस उद्देश्य से दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के सौतेले भाई आलम खां लोधी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए थे। जब इन षड्यंत्रों के संबंध में इब्राहिम लोधी को ज्ञात हुआ, तो उसने दौलत खां लोधी को शाही दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। दौलत खां लोधी ने सुल्तान के क्रोध से बचने के लिए अपने छोटे पुत्र दिलावर खां को दिल्ली भेज दिया। जब दिलावर खां दिल्ली पहुंचा तो उसे बंदी बना लिया गया। सुल्तान ने उसे दीवार पर लटके विद्रोही अमीरों के सिर दिखाए तथा कहा कि देख लो मेरी आज्ञा की अवहेलना करने वालों की दशा। इसके पश्चात उसे कारागार में डाल दिया गया। यहाँ उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। शीघ्र ही उसने एक दिन कारागार में भागने एवं पंजाब पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यहाँ पहुंचकर उसने अपने पिता दौलत खां को दिल्ली में उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में बताया। दौलत खां लोधी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर ने इसे फौरन स्वीकार कर लिया। उसने इब्राहिम लोधी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पराजित कर भारत में अफगान वंश का अंत कर दिया।